मैं आपके साथ 4 स्लाइडों का एक सेट शेयर कर रहा हूं जो बेसिकली हार्ट पैन से रिलेट करता है, पानी से रिलेट करता है और जो हमारी जड़ें पौधों की नहीं बढ़ती उसके साथ रिलेट करता है। और इस स्लाइड का जो उन्वान है वो डेवलप स्पेशियस एंड वेल इक्विप्ड प्रोडक्शन फैसिलिटी फॉर प्लांट्स टू ऑप्टिमाइज क्वालिटेटिव प्रोडक्टिविटी। अब इसमें क्या है कि आप स्पेस जब देंगे पौधों को तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फंक्शन करके अच्छी पैदावार देंगे, बग़ैर किसी खर्चे के, बग़ैर किसी जहरों के, बग़ैर किसी खादों के। और इसके लिए मैं आपको आज सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो जो है कि हमने साल हल चला के ज़मीन के नीचे इतना सख्त तय बना दिए जिसको हम हार्ड पैन कहते हैं या हमारी लोकल ज़बान में कड़ कहते हैं, वो बना दिया है जिसके नीचे ना पानी जाता है ना जड़ें जाती हैं। और ये सिर्फ ऊपर की जो 6 इंच जगह है जिसको हम बार बार हल चला के नरम करते रहते हैं उसके अंदर हम सारी फार्मिंग कर रहे हैं। उससे नीचे सारी जो ज़मीन है उसको हमने बेकार कर दिया है। और ये हार्ड पैन जो है तकरीबन ये 6-7 इंच से शुरू होकर नीचे 17-18 इंच तक जाता है, जिसके नीचे फिर ज़मीन नरम आ जाती है। और अब इसमें इरिगेशन वाटर सैचुरेट्स इन अपर 6 इंच लेयर ऑफ सॉइल। ऊपर की जो 6 इंच मिट्टी है सिर्फ उसमें ही पानी जो है वो जज़ब होता है और बाकी जो ज़्यादा पानी होता है ऊपर ज़मीन के ऊपर खड़ा रहता है, और जिससे ये होता है कि आपका पानी सारा एवेपोरेट कर जाता है। एवेपोरेट करने के बाद फिर जो कोई भी पानी ऐसा नहीं होता जिसमें नमकियात ना हो, और वो नमकियात ज़मीन के ऊपर जमा होते रहते हैं, जिससे कलर और ये कलाठी ज़मीन जो होती है ये इस वजह से होती है, यानी कि ज़्यादा पानी लगाने से। अब ज़्यादातर पानी जो है वो एवेपोरेट कर जाता है और ज़मीन के अंदर जितनी भी हयात हैं उनको मारता है, क्योंकि वो उनको तैरना नहीं आता, उनको डुबोता है। और ये सारी प्रॉब्लम्स आपको आती हैं हार्ड पैन क्रिएट करने से। और उससे फिर यह है कि आपकी जो जड़ें हैं वो सिर्फ ऊपर 6 इंच जगह मट्टी में ही रहती हैं और 6 इंच से नीचे जाती नहीं हैं और फिर साइडों को फैलना शुरू कर देती हैं। उससे हमारी लॉजिंग होती है, यानी कि पौधे जो हैं थोड़ी सी पानी लगाया हो, थोड़ी सी हवा आएगी, पौधे गिर जाएंगे और उससे फिर हमारी यील्ड में इफ़ेक्ट आता है। अब इसमें फॉलो द पिकनिक टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स इन नेचुरल सस्टेनेबल फूड प्रोडक्शन सिस्टम। अब हमें क्या है कि जो कुदरती निज़ाम काश्तकारी है उससे जंग ख़त्म करके कुदरती निज़ाम काश्तकारी को इस्तेमाल करते हुए हमें फसलें ग्रो करनी पड़ेंगी, ताकि हमारा जो फ्यूचर में खुराक का मसला है वो पैदा ना हो, जो कि पैदा होने जा रहा है। यानी कि अगर हम इस पिकनिक को बहुत ही तेज़ी के साथ लार्ज स्केल के ऊपर नहीं फैलाएंगे तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किलात आने वाली हैं, पूरी दुनिया के लिए मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि खुराक जो है वो आपको अवेलेबल नहीं होगी और फिर जो अवेलेबल खुराक है उसकी क्वालिटी इतनी गंदी है कि उससे हमारी न्यूट्रिशन लेवल पूरा नहीं होता बॉडी का और हमारे जिस्म के अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो डेवलप नहीं होता, जिससे हमें बीमारियां और ये अस्पताल आपके भरे पड़े हैं इसकी वजह से कि जो पौधे खुराक प्रोड्यूस कर रहे हैं वो खुराक ही पूरी सही नहीं है, वो ब्रैलर खुराक है। यानी जिस तरह देसी मुर्गी और ब्रैलर मुर्गी का फ़र्क है, इसी तरीके से आज की खुराक और आज से 20-30 साल पहले जो बग़ैर खादों और बग़ैर जहरों के खुराक थी उसमें फ़र्क है। So, water and roots cannot penetrate through the hard pan, because of which we only crop in upper layer of soil। यानी कि पानी की जड़ें नीचे जाती नहीं, तो हमारे लिए तो जो कारआमद ज़मीन हमने रखी हुई है अपने पास वो ऊपर की सिर्फ 6 इंच जगह है, बाकी तो सारी बेकार हमने की हुई है। ये इस स्लाइड का जो है बॉटम लाइन है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये हार्ड पैन क्यों पैदा हुआ और कैसे पैदा हो रहा है। सबसे पहले तो ये है कि जो हमारा जिसको हम कल्टीवेटर बोलते हैं, इसके ऊपर स्प्रिंग लगा हुआ है। अब स्प्रिंग जो है स्प्रिंग से लोडेड टाइन है और ये उस ज़माने की बात है, ये उस वक्त डिज़ाइन किया गया जब इंग्लैंड में ट्रैक्टर नया शुरू हुआ। उससे पहले तो घोड़ों से वहाँ पे वाही होती थी और फिर जब ट्रैक्टर आया तो
वो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर जो ज़मीनें हैं उसमें पत्थर बहुत ज़्यादा था, तो पहले तो घोड़े से को लेफ़्ट राइट करके तो हल जो है वो गुजार लेते थे, मुन्ना हल या चौबी राजा हल वगैरह। जब बड़ा ट्रैक्टर के साथ बड़े हल आए तो वो टूट जाते थे, उसके फाले, उसका जो टाइन है वो टूट जाता था। तो किसी सियाने अपना इंजीनियर ने इसको कहा कि एक इसके ऊपर स्प्रिंग लगा देते हैं ताकि आगे कोई पत्थर आए तो ऊपर से फाला तिलक के गुजर जाए और टूटे ना। लेकिन इसकी वजह से फिर ये हुआ कि ये जब एक किस तरह कुत्ता एक जगह पे नौंदने मारता है तो नीचे ज़मीन सख्त हो जाती है, ऊपर तो मिट्टी को ऊपर कर लेता है लेकिन नीचे जो है वो ज़मीन सख्त हो जाती है। इसको स्मेरिंग एक्शन कहते हैं और इसके वजह से फिर हार्ड पैन जो है वो क्रिएट होता है। और कल्टीवेटर जो है ये प्लॉ नहीं है, इसको हम प्लॉ नहीं कह सकते। ये कल्टीवेशन का मतलब होता है कि आप गोडी शोडी करने के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये प्लॉइंग के लिए जिस तरीके से आपका डिस्क प्लॉ है या मोल्ड बोल्ड प्लॉ है उस तरीके से ये ज़मीन को ऊपर अच्छे तरीके से, हालांकि ये अच्छी चीज़ है लेकिन ये कल्टीवेटर के और नुकसानात हैं जो मैं आपको साथ बता रहा हूँ कि ये नीचे इसने हार्ड पैन क्रिएट करने की वजह से, और फिर ये इतनी दफ़ा चलाना पड़ता है कि ट्रैक्टर बार बार गुजरने के साथ 8-10 दफ़ा ट्रैक्टर गुजरता है तो फिर हमारी ज़मीन बिजाई के लिए तैयार होती है, और टायर के गुजरने से नीचे ज़मीन इतनी सख्त हो जाती है और कि उसमें फिर हमें प्रॉब्लम्स आती हैं। सॉइल कंपैक्शन जो है उसकी हार्ड पैन ब्रेक होना अलग चीज़ है, सॉइल कंपैक्शन अलग चीज़ है। और तीसरी जो चीज़ होती है कि वो सॉइल को इतना बारीक कर देता है कि उसमें पानी जज़ब होने की सलाहियत कम हो जाती है। इसी तरीके से है कि अगर एक तगारी में आप खालिस सीमेंट डाल दें तो ऊपर जितना पानी आप मर्ज़ी खड़ा कर देंगे उसमें पानी जज़ब नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो इतने बारीक हैं और इतना क्लोजली निटेड हैं कि उनमें दो ज़र्रात के दरमियान में गुंजाइश ही नहीं है पानी के दाखिल होने के लिए। तो इसलिए जब हम मिट्टी को बारीक करते हैं तो उसमें पानी जज़ब करने की सलाहियत बहुत कम हो जाती है, और फिर इससे आपकी कितनी एनर्जी, कितना वक़्त ज़ाया होता है ये आप को बखूबी अंदाज़ा है। और ये मैं बहुत अरसे से मैं प्रोपोगेट कर रहा हूँ कि जो स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर है इसको टोटली बैन कर देना चाहिए। ये यानी कि जिस मुल्क में ईजाद हुआ उस मुल्क में बैन हो चुका है, वहाँ पे कोई स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर यूज़ नहीं होता। और उनको बहुत जल्दी समझ आ गई थी कि स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर का एक फ़ायदा तो ये है कि पाला नहीं टूटता पत्थर वगैरह आने से, लेकिन इसके नुकसान बहुत ज़्यादा हैं, इससे सारी साइल को तबाह करती है। इसलिए स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर जिन दोस्तों के पास भी हैं और इस्तेमाल करना चाहते हैं तो स्प्रिंग तार के फाले को फ्रेम के साथ वेल्ड करवा लें ताकि इसमें जो लचक वाला मसला है वो ख़त्म हो जाए और नीचे ज़मीन को वो ख़राब ना करे। अब ये एक मिसाल मैं आपको अभी देने चाह रहा हूँ। ये हमारे एक दोस्त हैं फार्मर, उन्होंने ये मेरे साथ शेयर किया और ये एक बड़ी अच्छी वीडियो है जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हार्ड पैन कैसे होता है। अब ये देखिए कि ये खड्डा खोदा उन्होंने और ये तकरीबन खड्डा 3 फुट का था और उसमें बारिश हुई या पानी आया तो उसमें पानी जो है वो भर गया पानी से, और जब पानी खुश्क हुआ तो उसके बाद उन्होंने इसकी वीडियो बनाई। अब पहली बात तो यह है कि कंपैक्शन ऊपर से लेके यानी कि 17 इंच ऊपर से लेके 17 इंच तक जाती है कंपैक्शन। 17 इंच से नीचे ज़मीन दोबारा नरम हो जाती है जिसमें पानी जज़ब करने की सलाहियत भी है और पौधे भी उसमें ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ऊपर हमने लेंटर डाल दिया जिसको हम हार्ड पैन कहते हैं, और उसको हमने ऊपर लेंटर डाल दिया जिसके नीचे कोई चीज़ नहीं जा रही। और ऊपर की जो 6 इंच जगह है वो पाउडरी है, यानी कि उसको बार बार हल चला के हम उसको उसको कर देते हैं नरम, लेकिन वो पाउडरी बना देते हैं और उसमें भी पानी जज़ब करने की सलाहियत बहुत हद तक कम हो जाती है। अब ये हार्ड पैन जो है हमारा ये तकरीबन 11 इंच का, ये एक एवरेज मैं बता रहा हूँ, ज़मीन टू ज़मीन फ़र्क भी हो सकता है, लेकिन 2-4 इंच ऊँचे नीचे हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो एवरेजेस हमने निकाली हैं वो यही हैं कि हार्ड पैन जो है ऊपर 6 इंच जो ज़मीन है वो तो आपने नरम की हल चला के, और उससे नीचे जो है फिर हार्ड पैन शुरू हो जाता है। तकरीबन 11 इंच तक हार्ड पैन जाता है और ये 17 इंच
या इससे 20-22 इंच हम गहरा हल चलाएंगे तो ये हमारा हार्ड पैन ब्रेक होगा। और सॉइल जो है वो उससे नीचे सॉफ्ट सॉइल है, यानी कि सॉइल जब ये लेंटर हम तोड़ देंगे तो ऊपर वाली जो नरम ज़मीन हमने हल चला के की हुई है और नीचे वाली जो कुदरती तौर पे नरम ज़मीन है वो आपस में मिल जाएंगी, और उससे फिर आप देखिए कि कितना पौधों को फ़ायदा पहुंचेगा, कितनी उसको खुराक अच्छी मिलेगी और कितना सारा कुछ होगा। अब मैं ये वीडियो ऑन करने लगा हूँ, ज़रा हमारे जो दोस्त हैं उनकी आवाज़ आएगी आपको, उनको सुनिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल चाल हैं आपके? सर ये हार्ड पेन के बारे में एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ पता चली है। सर ये कुछ दिन पहले हमने हार्ड पेन चेक करने के लिए खड्डा लगाया था, तो दूसरे दिन बारिश हो गई। जब बारिश हुई तो ये खड्डा पानी से फुल हो गया था, लेकिन थोड़े दिन के बाद जब ये पानी सूख गया तो ये हार्ड पेन से जो नीचे वाली जगह है इसने बहुत ही ज़बरदस्त अपनी शक्ल बनाई हुई है, पानी इसने जज़ब किया है और अभी तक काफ़ी दिन गुजरने के बाद ये अब भी बिल्कुल वैसी ही नरम पड़ी हुई है और इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ही वतर पड़ा हुआ है। जबकि हार्ड पेन से जो ऊपर वाली ज़मीन है ये बहुत ही खुश्क है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसने पानी जज़ब किया ही नहीं, और जब इसने पानी जज़ब किया ही नहीं तो फिर ये पौधों को पानी कैसे देगी, और ये बिल्कुल पत्थर की तरह है। जबकि नीचे वाली जो ज़मीन है ये बिल्कुल ऐसे ही भुरभुरी है जैसे बचपन में हमें अम्मी जान चूरी बना कर दिया करती थी देसी घी में। ये यानी कि इसमें गीली भी है और भुरभुरी भी है, इसके ज़रात बिल्कुल अलग-अलग हैं, जो हमारे पौधों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। बहुत शुक्रिया सर। अब आपने इस वीडियो में देखा कि उन्होंने किस तरीके से एक्सप्लेन किया, और ये पहले मैं बात आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब ये नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें जड़ों के बारे में सारी बातचीत होगी कि बिगर द रूट नेट विग्रोस द प्लांट, जितनी जड़ें ज़्यादा लंबी होंगी उतना उसका जो पौधा है वो ज़्यादा बेहतर होगा। द बिगर द रूट नेट द मोर विग्रोस द प्लांट इज़, जितनी जड़ें ज़्यादा लंबी होंगी बड़ी होंगी उतना उसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उसके यानी कि रूट हेयर ज़्यादा होंगे, रूट टिप्स ज़्यादा होंगे, उतना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से पौधा जो है वो ग्रो करेगा। विदाउट हार्ड पैन वाटर मूव्स टू लोअर लेयर्स ऑफ द सॉयल, यानी कि बगैर अगर हार्ड पैन हमने तोड़ दिया तो पानी नीचे तक जज़ब होगा, और रूट्स चेज मॉइस्चर, जो जड़ें होती हैं वो पानी के पीछे भागती हैं, यानी कि उनको नमी चाहिए ताकि वो मिनरल जो सॉइल से उसने लेने होते हैं उसका सॉल्यूशन जो है वो अपटेक कर सकें ऑस्मोसिस प्रोसेस से और ट्रांसपायरेशन से। और जब रूट नेट लंबा होता है तो फिर जड़ें लंबी बड़ी होती हैं और वो पौधे को खड़े रखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि 6 इंच की जगह अगर ख़ास तौर पे अगर उसमें पानी और नमी हो तो बारिश आई या हल्की सी हवा चली तो सारे पौधे जो आपकी लॉजिंग होगी, सारे पौधे आपके गिर गए। अब रूट्स अब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम फर्दर अवे टू मीट ट्रांसपिरेशन नीड्स। अब पानी जो है ऊपर की लेयर में कम हो जाता है, क्योंकि ग्रेविटी की वजह से पानी आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाता है। नीचे जाना शुरू होता है तो ऊपर की जो लेयर है उसमें पानी की कमी हो जाती है, यानी कि कमी इस तरह नहीं कि पौधे को कोई नुकसान पहुंचता है, कमी इस तरह है कि उसमें मसाम जो हैं उसमें ज़्यादातर एयर आ जाती है, जो एरेशन के लिए पौधों के लिए ज़रूरी है और एरोबिक जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए ज़रूरी है। सो ऊपर की सतह जो है, और ख़ास तौर पे जब हम ऊपर मल्च कर देते हैं तो पानी की वेपरेशन, यानी कि पानी नीचे से ऊपर नहीं आता कैपिलरी रिएक्शंस की वजह से, और जिसकी वजह से ऊपर की जो 4-6 इंच की लेयर है उसमें पानी की कमी महसूस होती है, लेकिन पानी कम नहीं होता। पानी तो नीचे की तह में इतना ज़्यादा होता है कि पौधों को उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा, अब ऊपर की लेयर में जब कमी पानी की होती है, यानी कि जो पोर्स हैं, यानी कि कमी का मतलब ये है कि अगर 100% पोर्स जो है मसाम है, उसमें 25% में पानी है, 25% में हवा है, और बाकी जो हैं वो जड़ें वगैरह इस्तेमाल कर रही हैं, तो इससे ज़्यादा जो है उसमें नमी की ज़रूरत नहीं होती। अब लेस सैचुरेशन, मोर एयर इन सॉयल पोर्स,
नो सफोकेशन टू रूट्स एंड लाइफ फॉर्म्स, यानी कि जब पानी एक मुनासिब मकदार में ज़मीन के मसामों में होता है तो फिर वो इस अच्छे माहौल का बायस बनता है कि जिसमें पौधा भी अच्छे तरीके से सांस लेके सर्वाइव करता है, और फिर जो माइक्रोब्स हैं जो सॉइल के अंदर एक्टिविटी है, जो लाइफ है, ज़िंदगी है, वो भी बड़े अच्छे तरीके से वो अपना काम करती है जो जिसको करने के लिए कुदरत ने उनको बनाया। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जिसकी वजह से ये मसला। वाइडर मिनरल क्रैचमेंट एरिया, जब रूट नेट बड़ा हो जाता है तो दूर दूर से जड़ें जो हैं वो मिनरल्स को ले आती हैं, क्योंकि फिर वाटर और जो मिनरल्स का सलूशन है वो भी बड़ा डेंस बनता है और बहुत ज़्यादा मिनरल्स की अपटेक होती है। बहुत ज़्यादा से मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, उतनी हो जाती है जितनी पौधे को एक अपना पोटेंशियल अचीव करने के लिए ज़रूरत होती है। अच्छा, अब ज़्यादा एरोबिक बायोटा पैदा होता है, यानी कि अगर बिल्कुल ज़मीन में हवा ना होगी तो एनारोबिक लाइफ फॉर्म्स प्रोड्यूस होंगी जो पौधों के लिए नुकसानदेह होती हैं। तो जब आप ज़मीन बिल्कुल जिसमें हार्ड पैन ब्रेक कर देते हैं तो एनारोबिक यानी कि हवा के बगैर ज़िंदा रहने वाली ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो जाती है, जो पौधों को नुकसान पहुँचाती है। अच्छा, स्ट्रॉन्गर प्रोविजन नेचुरल फर्टिलाइजर, यानी कि इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोविजन सिस्टम है, प्रोविजन सिस्टम क्या है कि जो पौधे की जितनी मिनरल की रिक्वायरमेंट है, जितनी उसको ज़मीन से चीज़ों की ज़रूरत है, वो उसको मुनासिब या ज़्यादा मकदार में प्रोड्यूस करके बायोटा आपको दे देता है। और फिर प्रोटेक्शन, यानी कि ज़मीन के अंदर प्रोविजन और प्रोटेक्शन, दो सिस्टम, दो तरह के माइक्रोब्स हैं। एक माइक्रोब्स जो सस्टेनेबल फॉर्म में आपके मिनरल्स पड़े हुए हैं उसको प्लांट अवेलेबल फॉर्म में करता है, यानी कि ऐसे मिनरल्स जो अल्लाह ताला ने महफूज किए हुए हैं करोड़ों अरबों साल तक ठीक रहने के लिए, उसको अवेलेबल फॉर्म में, यानी कि वो सॉल्युबल नहीं होते, उनको प्लांट अवेलेबल फॉर्म में यानी कि सॉल्युबल फॉर्म में वो माइक्रोब्स करते हैं जिनके ज़िम्मे ये काम लगा हुआ। और दूसरी किस्म जो माइक्रोब्स की है, दो सेट ऑफ माइक्रोब्स हैं, वो ऐसी जहरें पैदा करते हैं कुदरती तौर पे जिससे पौधा जो है वो महफूज रहता है सारी इंसेक्ट से, डिजीज़ से, वायरसेस से, हर चीज़ से। तो इसलिए हमें ना खाद डालने की ज़रूरत पड़ती है और ना ही किसी किस्म की जहर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पड़ती है, प्रोवाइडेड हम अपने निज़ाम को सही तरीके से लेके जाएं। और इससे क्या होता है कि हाईएस्ट पॉसिबल न्यूट्रिशन डेंसिटी, यानी कि जो खुराक हम प्रोड्यूस करते हैं वो उसमें इतनी डेंसिटी होती है कि हम सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम डेवलप हो जाता है, हम इतनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं कि हमें डॉक्टरों के पास, अस्पतालों में या दवाइयाँ खाने की ज़रूरत नहीं रहती, और जो खुराक है हमारी वो जहरीली भी नहीं होती। अब ये एक रिसेंटली हमारे अजय यासिन साहब हैं, उन्होंने शेयर की गंदम के पौधे की रूट सिस्टम। गंदम के पौधे का रूट सिस्टम आप देखेंगे पौधे किस साइज़ का है, उसकी जड़ें किस साइज़ की हैं। नॉर्मली जो थंब रूल होता है वो ये होता है कि जितनी पौधा की ऊंचाई हो उतनी ही जड़ों की गहराई हो, यह एक आइडियल सिचुएशन है। लेकिन बहुत सारी सूरतों में जब हालात माहौल अच्छा मिलता है और पौधे की न्यूट्रिशन लेवल, यानी कि ऐसा सॉइल जिसमें ऊपर न्यूट्रिशन की कमी है, यानी कि सैंडी सॉइल है, तो फिर रूट सिस्टम बहुत ज़्यादा जल्दी लंबी जगह पे पहुंच जाता है ताकि ज़्यादा अरसे में कैचमेंट एरिया उसका बढ़ जाए, ज़्यादा एरिया से वो अपनी जो मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है वो मीट कर सके। सो रूल ऑफ थंब क्या हुआ, जितना पौधा ऊंचा है उतनी ही जड़ उसके नीचे है और उससे भी ज़्यादा नीचे है। तो ये एक मेरी एक्सप्लेनेशन थी जो हमारे प्रॉब्लम्स आ रही हैं हार्ट पैन की वजह से, और किस तरीके से, यानी कि हार्ट पैन जो है वो हमारा पहला अमल है जिसकी बुनियाद पे ऊपर फिर हम बाकी काम करते हैं पिकनिक के ऊपर जाने के लिए। गहरा हाल चला के हार्ट पैन तोड़ते हैं, उसके बाद बेड्स बनाते हैं और बेड्स के ऊपर हम फसल दर फसल लगाते जाते हैं। बेड्स इसलिए बनाते हैं कि वो पानी में न डूबें और खेली में पानी दें, और पानी खेली का जो है वो सारे बेड्स में भी जज़ब हो जाए और नीचे भी जज़ब हो जाए और स्टोर हो जाए, ताकि फिर पौधे को ज़्यादा अरसे तक पानी की एक कंसिस्टेंट फॉर्म में अवेलेबिलिटी रहे। अब हमारे यहाँ ये होता है कि पानी लगाते हैं, पौधा सफोकेट कर जाता है। अब पानी
जब मुनासिब मिकदार में ज़मीन में आता है तो पौधा ग्रो करता है, और फिर वो खुश्की की तरफ जाती है ज़मीन, तो फिर पौधा विल्ट होना शुरू हो जाता है, फिर उसकी यानी कि उसका ग्राफ जो है ऊंचे नीचे होता जाता है। लेकिन जब आप पिकनिक पे सिस्टम के तहत आते हैं तो फिर एक कंसिस्टेंट जितनी पानी की रिक्वायरमेंट पौधे को चाहिए वो उसको मिलती जाती है मुसलसल तौर पे। अगर पानी ना भी लगाया जाए या कम भी लगाया जाए या खुश्की आ जाए, नहर की बंदी आ जाए, बिजली चली जाए, कोई भी मसला हो, ज़्यादा लंबे अरसे तक जो है वो चलता जाएगा। और इसी तरीके से अगर बारिशें ज़्यादा हो गई हैं तो सारा का सारा पानी ज़मीन के अंदर जज़ब हो जाएगा, जो हमारे लिए स्टोर हो गया, और स्टोर होने के बाद फिर ये है कि वो पानी आप समझें कि हमारे सिर्फ पौधों के लिए महफूज हो गया। तो शुक्रिया, ये सारी एक्सप्लेनेशन आपने सुनी, और इसके ऊपर कोई क्वेश्चन हो तो फिर आप मुझसे कर सकते हैं।